सिर्फ बड़ी तलवार होने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। जो खुद के डिफेंस की पहली ना सोचे वो सबसे कमजोर युद्ध नीति होती है। युद्ध कवच या आर्मर सदियों से इवॉल्व हो रहे हैं। फौज के पैदल सैनिकों के बेसिक प्रोटेक्शन से लेकर मैदानी जंग और पॉलिटिक्स में बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए बनाए हुए शानदार डिजाइन्स तक, ये सोचना भी पागलपन लगता है कि सिर्फ कवच के एक सेट से इतना फर्क पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और कहें कि अजब गजब कवचों के नमूने देखते हैं और जानते हैं कि इनका काम क्या था। लायंस हेड शेप वाला सैलेट। मेटल वर्क का यह अद्भुत पीस रेनेसां काल का सबसे पुराना और जीता जागता उदाहरण है। फ्रेंच में इसे आर्मर ऑल एंटिका यानी आर्मर इन द एंटिक स्टाइल कहा जाता है। इसे द सैलेट इन द शेप ऑफ अ लायंस हेड भी कहा जाता है। ये 1475 के आसपास बनाया गया था और शेर का सर गोल्डन गिल्ड कॉपर से बना है, जिसकी आंखें कांच से बनी हैं और ये बिल्कुल असली दिखती हैं। सैलेट एक शेल की तरह दिखता है जो कि स्टील हेलमेट के नीचे फिट बैठता है। इसमें निमियर शेर का सिर दिखाया गया है। ये वो फेमस शेर है जिसे ग्रीक माइथोलॉजी के डेमी गॉड हरक्यूलिस ने मारकर पहन लिया था। रेनेसां आर्ट में अक्सर हरक्यूलिस को साहस, शक्ति और वीरता की निशानी के रूप में दिखाया जाता था। उस जमाने में लोग इसे सर पर बांध कर निकल जाते थे। आज के बच्चे इसे देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये एक बड़ा सा फ्लैक्स है। सर गाइल्स कपेल का फुट कॉम्बैट हेल्म। सर गाइल्स कपेल का फुट कॉम्बैट हेल्म यकीनन सन 1510 के जमाने का मौजूद अपनी तरह का सबसे बेहतरीन आर्मर है। 1520 में हेनरी 8 की टीम के हिस्से के रूप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक टूर्नामेंट समिट के दौरान कपेल ने सामने वाली टीम को कड़ी टक्कर दी थी। फुट कॉम्बैट हेल्म के डिजाइन की वजह से उन्होंने कई इवेंट्स में हिस्सा लिया, जैसे कि सोर्ड फाइटिंग और जोस्टिंग। इसे पहनकर उन्हें साफ दिखाई देता था और ये उनकी आंखों की रक्षा भी करता था। अपने सिर को दुश्मन के वार से बचाने के लिए इस कवच के बीचों बीच जानबूझकर एक छोटी सी रिच डिजाइन की गई थी। ये बड़ा कूल दिखता है। यकीनन मॉडर्न जमाने के फेंसिंग मास्क भी इसी को देखकर डिजाइन किए जाते हैं। शेफ्रोन्स। 15वीं शताब्दी में सैकड़ों युद्ध योजनाओं के लिए घुड़सवार सेना आवश्यक थी। आप चाहे कितनी भी प्रोटेक्शन के साथ घुड़सवारी कर रहे हों, लेकिन अगर आप जंग में इतनी बड़ी चीज पर सवार हों जो आसानी से टारगेट बन जाए तो फिर सब कुछ बेकार है। घोड़ों को पहनाए जाने वाले कवच को बर्डिंग कहा जाता था और उनके सर की रक्षा के लिए उन्हें शेफ्रोन पहनाया जाता था। ड्यूक निकोलस द ब्लैक रेडजिविल के लिए सन 1515 के आसपास बनाए गए इस कवच का डिजाइन बहुत पेचीदा लगता है। इसमें सावधानी पूर्वक तैयार किए गए ऑय गार्ड्स भी शामिल थे, जिससे घोड़ा देख भी सके और उसकी आंखें भी सुरक्षित रहती थीं। फ्रेंच रेनेसां के समय बनाए गए घोड़ों के कवच उन पर सवार होने वालों के शाही अंदाज और पोशाक से मेल खाते हुए बनाए गए थे। ये अद्भुत मेटल वर्क फ्रांस के हेनरी द्वितीय के घोड़े का शेफ्रोन है। घोड़े को हीरोइक स्टाइल में एक भयानक ड्रैगन की तरह दिखाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। ये शेफ्रोन उस वक्त के लिटरेचर और लेजेंड के दिग्गजों की तरफ इशारा करता था। ऑटोमन तुर्कों का टर्बन हेलमेट। ऑटोमन हेलमेट को पगड़ी हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। ये उन सिपाहियों के लिए डिजाइन किया गया था जो तुर्क साम्राज्य के शासनकाल में धार्मिक शैली की टोपी से अपना सर रखते थे। यूरोपियन हेलमेट के डिजाइन आसानी से सिर पर फिट हो जाते थे। अगर सिर पर वार हो तो ये उसे मेटल की साइड से टकराने से रोकते थे। ये हेलमेट 14वीं शताब्दी के आसपास ऑटोमन सैनिकों की धार्मिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए बनाए गए थे और ये युद्ध के दौरान उन्हें सुरक्षित भी रखते थे। इसके स्पेशल कॉनिकल शेप पर शानदार अरबी शैली में कुरान की आयतें लिखी थीं, ताकि इसे पहनने वाला खुदा की हिफाजत की ताकत को महसूस कर सके। कई धर्म युद्धों में ऑटोमन एम्पायर की भागीदारी को देखते हुए ये एक बुद्धिमानी भरा कदम था। फ्रांस के हेनरी द्वितीय का परेड आर्मर का इस्तेमाल जंग ही नहीं बल्कि राजनीति और स्टेट की लड़ाइयों में भी होता आया है। 15वीं शताब्दी के मध्य में राज करने वाले फ्रांस के हेनरी द्वितीय के पास परेड आर्मर के कई शानदार सेट थे, लेकिन एटियन डेलाउने के डिजाइन किए हुए इस कवच की बात ही कुछ और थी। मास्टर एंग्रेवर एटियन ने कवच के सिल्वर और स्टील के हर इंच पर सोने की बेहतरीन नक्काशी की थी, जो उसके हर पहनने वाले की कहानी कहती है। कवच के ब्रेस्ट प्लेट और पीठ पर उभरी तस्वीरें हेनरी द्वितीय के कई मिलिट्री अचीवमेंट्स की कहानी बयान करती हैं और कई दूसरी तस्वीरें महान अरबी कारीगरी का नमूना है। इस प्रेस्टिजियस आर्मर सूट को बनाने में देश के कई बेहतरीन सुनारों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन इसे कभी भी किसी तरह की युद्ध या घुड़सवारी की लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक लैम्बोर्गिनी को कच्ची सड़क पर चलाने जैसा होगा, ये तो मुमकिन है, लेकिन ये बेहद महंगा और जोखिम भरा है।
हाथियों के कवच। घोड़े इकलौते जानवर नहीं थे जिन्हें युद्ध के लिए कवच पहनाया जाता था। भारत में युद्ध के लिए हाथियों का प्रयोग लगभग 1000 वर्षों से किया जाता रहा है। 16वीं सदी में युद्ध के समय हाथी के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हमले से बचाने के लिए एक विशाल प्लेट और चेन मेल कवरिंग दी जाती थी। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि हाथियों के कवच के इन सेट्स में लगभग 8469 प्लेटें शामिल थीं, जिनका वजन 159 किलोग्राम था। इतना ही नहीं, हाथी के दांतों पर लगाने के लिए लंबे घुमावदार ब्लेड भी बनाए गए। आज ऐसे सिर्फ 4 पेयर्स मौजूद हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं। जब ये हाथी युद्ध में उतरते तो या तो अपने दुश्मन को कुचलकर मौत के घाट उतार देते या उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। हाथियों को दुश्मन की कतार में ले जाया जाता था। जिन लोगों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था, उन्होंने ये मान लिया था कि उनके चेहरे से नुकीले चाकू निकले हुए थे। ये एक डरावनी रणनीति है जो कि हमेशा काम आएगी। गुइडो बाल्डो सेकंड का बर्गोनेट। कभी कभी बहुत सारे कपड़े होने पर ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप क्या पहनते हैं। फिलिपो नेग्रोली सेरेमोनियल आर्मर का सबसे बदनाम रेनेसां उस्ताद था। उसे 15वीं शताब्दी में दुनिया के कुछ सबसे फेमस बर्गोनेट बनाने का श्रेय दिया जाता है। मध्ययुग के अंत में पैदल सेना द्वारा पहने जाने वाले हल्के स्टील के कैप को बर्गोनेट कहा जाता था। इनमें से कुछ कैप्स पर नेक पीस को फिट किया जाता था, जिससे गर्दन को दिखाए बिना सिर को घुमाया जा सके। चौंका देने वाले उदाहरणों में ग्रिफोन बर्गोनेट शामिल है, जिसे ग्रिफिन के उलझे हुए सर की तरह दिखता हुआ डिजाइन किया गया था और इसके साथ एक वाइजर भी अटैच किया गया। अजब गजब की इस लिस्ट में ड्यूक ऑफ अर्बिनो गुइडो बाल्डो द्वितीय का बर्गोनेट भी शामिल है। इस बर्गोनेट को पहनने वाले के चेहरे से एक भेड़िया झांकता हुआ दिखाई देता है। इसके सबसे ऊपर एक ड्रैगन पैच है और इसके दोनों तरफ पंख हैं। नेग्रोली और उनके परिवार ने 15वीं शताब्दी में कवच के कुछ शानदार सेट्स बनाए और उन्हें किंग चार्ल्स V और फ्रेंच कोर्ट के कुछ अन्य सदस्यों को बेचकर एक अनोखी विरासत खड़ी की, जो कि आज भी प्रभावित करती है। ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड सेकंड। आप उस आदमी को क्या गिफ्ट देंगे जिसके पास सब कुछ हो? हाँ, अगर आप पवित्र रोमन सम्राट के लिए उपहार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यकीनन आप उन्हें मोजे नहीं देना चाहेंगे। पूरी तरह से जंगली ऑलियंट का आर्मर और साथ में मैचिंग शेफ्रन के इस मास्टरपीस को 15वीं सदी में लुसियो पिचिनिनो ने डिजाइन किया था। ड्यूक ऑफ पर्मा एंड पियासेंजा एलेसेंड्रो फर्नीज ने सम्राट को ये कवच उपहार में दिया था। ड्यूक जानता था कि सम्राट एक जोशीला आर्ट कलेक्टर है। उसने सम्राट को ये कवच गिफ्ट करके उसका भरोसा जीत लिया। सम्राट ने परेड और कई बड़े महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इवेंट्स में इस कवच को पहना। कवच के हर हिस्से को इतिहास के प्रसिद्ध और अद्भुत सीन दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि आर्टेमिस ऑफ इफिसुस को रिप्रेजेंट करने वाली ढाल पर गिल्डिंग और महान सिकंदर बेबीलोन की चाबियां लेते हुए। इस सिल्वर प्लेटेड सेट के अंदर चमड़े और लाल मखमल को लगाया गया और इसे बेहतरीन सोने से सजाया गया था। पर्मा के ड्यूक ने निश्चित रूप से सम्राट की क्रिसमस कार्ड की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी भाई, वो भी बिना किसी खर्चे के। पैंकर हेल्म। 12वीं सदी के यूरोपियन हेलमेट्स में एक बहुत बड़ी खामी थी। आयरनी ये थी कि इससे सर का ही कोई खास बचाव नहीं होता था, लेकिन 13वीं सदी के बीच तक सब कुछ बदल गया। पैंकर हेल्म 13वीं शताब्दी के पॉट हेल्म का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें काफी सुधार किया गया था। ये बहुत ही मजबूत मेटल प्लेट का बना होता था और हालांकि इसमें से देखने के लिए सिर्फ 2 सक्रिय दरारें होती थीं, ये पूरे फेस को प्रोटेक्ट करता था। मेटल के भार की वजह से ये हेलमेट लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने के लिए सही नहीं थे, इसलिए ये विशेष रूप से टूर्नामेंट में पहने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। मुकाबलों के दौरान योद्धा एक दूसरे को खदेड़ देते थे और अपने शत्रु के सिर पर कवच की उस बड़ी सजावट को मारकर जीत का दावा करते थे। इन फैंसी फैसिनेटर्स को पहनने वाले परिवार के मुख्य लोग हुआ करते थे, ताकि राजा या राष्ट्रपति दूर से आसानी से पहचाने जा सकें कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। ये लोहे से बने हैं और इसमें प्रैंकर परिवार के बोल्ड बुल हॉर्न दिखाए गए हैं। वो कहते हैं ना, अगर आप बैल को छेड़ेंगे तो वो आपको सींग ही मारेगा। मैक्सिमिलियन 1 के गॉन्टलेट्स। पुराने जमाने में कवच का इस्तेमाल प्रचार के लिए भी किया जाता था। उदाहरण के लिए इन गॉन्टलेट्स को ले लें, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें लॉर्ड ऑफ द रिंग से निकाला गया है। ये गॉन्टलेट्स पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम के थे। 15वीं शताब्दी में वे यूरोप के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। गॉन्टलेट्स को देखने से ही आपकी रीढ़ की हड्डी में झुंझुनी होने लगती है और यही कारण भी था उन्हें बनाए जाने का।
मैक्सिमिलियन प्रथम के पास कई बेमिसाल फैंसी आर्मर का कलेक्शन था, लेकिन वो अपने मिलिट्री साहस के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपने इन बेजोड़ कवच की आड़ में सबको दिखा दिया कि वो एक योद्धा सम्राट है। उसकी इसी बात ने उसे एक दिग्गज बना दिया। ये कवच स्टाइलिश होने के कारण पहनने लायक नहीं थे, फिर भी उनको पहनकर वो एक शक्तिशाली आदमी दिखता था जो कि जानता था कि वो क्या कर रहा है। तो बच्चों, याद रखना, कपड़े उस काम के लिए पहनो जो तुम्हें करना है, ना कि जो तुम कर रहे हो। ब्रोक्स हेल्म। 14वीं शताब्दी तक जंग के मैदानों पर देखे जाने वाले हेलमेट वही थे जिनका इस्तेमाल घुड़सवारी में किया जाता था। इसके डिजाइन की वजह से ठीक दिखाई तो देता था, लेकिन सिर पर घातक वार होने पर उससे बचने के लिए महफूज नहीं थे। इसलिए ट्रेडिशनल डिजाइन में बदलाव किए गए और ब्रोकस हेल्म जैसे स्पेशल जोस्टिंग हेलमेट तैयार किए गए। इसे जाउस्ट ऑफ पीस के जर्मन फॉर्म गेस्टिक के लिए बनाया गया था। ये एक फ्रॉग माउथ हेल्म है जो कि देखने के हिस्से के निचले किनारे से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ये आगे और ऊपर की ओर निकलता है ताकि भाले को घुड़सवार की आंखों में लगने से बचाया जा सके। ये उस वक्त की बहुत ही फैशनेबल जोस्टिंग पोशाक हुआ करती थी। इसका वजन भी 10 किलो के आसपास था, जो सिर पर 3 बड़ी ईंटों के साथ लड़ाई में सवार होने के बराबर है। ये लिटरली सर पर ढोने जैसा है। हेनरी 8 का सींग वाला हेलमेट। हेनरी 8 को अपनी पत्नियों का सर कलम करने के लिए जाना जाता था, तो आप उस आदमी को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे जिसके पास एक अच्छे सर की कमी हो? जाहिर है ये विचित्र सींग वाला हेलमेट ये हेनरी 8 को सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम ने उपहार में दिया था। ये वही व्यक्ति है जिसने कवच की अपनी पसंद से आदतों और राजनीति में जीत हासिल की थी। सींग वाले हेलमेट को कोनराड सेसेनहोफर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कभी यूरोप के सबसे प्रमुख हथियार बनाने वालों में से एक थे। सिल्वर ग्रिल पैनल की आंखों की नीचे की लाइन से लेकर जबड़े पर निकले हुए छोटे बालों तक हेलमेट को दिए गए डिटेल का लेवल चौंका देने वाला है। रिसर्चर्स की माने तो इसके डिजाइन में एक मूर्ख को दिखाया गया था। उसकी बेतुकी सी नाक, स्पाइरल सींग और चश्मे को देखकर हम समझ सकते हैं, है ना? सोचकर हैरानी होती है कि क्या सच में 2 मुंह वाला ये उपहार था। जगुआर वॉरियर्स। कवच पर प्राचीन काल के जानवरों की पेचीदा तस्वीरों को उभरा हुआ दिखाना उतना बुरा नहीं था जितना माया मिलिट्री कैप्टन्स ने किया। वो डरावने जानवरों की असली खाल पहनकर युद्ध में जाते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि एज़टेक जगुआर योद्धा उस समय चीते की खाल पहनकर जंग लड़ते थे, क्योंकि तब कई चीते हुआ करते थे। 1541 में बनाए गए एज़टेक सोसाइटी के ऐतिहासिक कोडेक्स में डोजा की पेंटिंग से पता चलता है कि एज़टेक जगुआर वॉरियर्स को रंगीन पंखों से भरकर बनाया गया कवच पसंद था। ऐसा करने से वो मैदानी जंग में कई रंग और पैटर्न्स पहन सकते थे। ये उनके टॉप रैंकिंग और होशियार सिपाहियों की पहचान थी। 16वीं शताब्दी में माया के स्पेनिश आक्रमण के दौरान डियोगो डी लांडा नाम के एक स्पेनिश सन्यासी ने लॉर्ड्स और कैप्टन्स युद्ध में बाघों, शेरों, जगुआर और प्यूमा की खाल पहनकर वो जाते थे। ये माना जाता था कि खाल और रंगीन ड्रेस पहनने से उन्हें युद्ध के वक्त जानवर जैसी ताकत मिलती थी। ये एज़टेक और माया की मिलिट्री तकनीक के साथ साथ युद्ध में उनकी ऐतिहासिक निडरता की भी कहानी बताते हैं। तो जब आपके पास इतना बड़ा कहूना हो तो प्लेट आर्मर की जरूरत किसे है भाई? समुराई कवच। फ्यूडल जापान में समुराई के जीवन का मतलब था लगातार आगे बढ़ना। भारी कवच बोझ लगते थे, इसलिए समुराई के सभी वर्गों ने टाटामी गुसोकू के इस स्टैंडर्ड इनोवेटिव डिजाइन को अपनाया। इंग्लिश में टाटामी गुसोकू का मतलब 2 फोल्ड आर्मर होता है। पहनने वाले इसे आसानी से उतार सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लकड़ी के एक छोटे से बॉक्स में ले जा सकते हैं। इस कवच को अक्सर कबूटो हेलमेट के साथ पहना जाता था, जो एक तरह की निशानी भी थी। 17वीं सदी में शेल के शेप के हरिका के कबूतों को लोहे के बेस पर चिपकाकर पेपर मशे और लेकर से बनाया जाता था। युद्ध में कुछ हद तक बेकार होने के बावजूद ये पहनने वाले के स्टेटस और रेस्पेक्ट को साफ तौर पर बताते हैं, जिसके वो हकदार भी थे। मैंगू या मेन योरी एक प्रकार का चेहरे का कवच था जो कभी कभी कबूटों के साथ जोड़ दिया जाता था। ये अपने पहनने वालों को दुश्मन के सामने एक खौफनाक रूप देता था, जबकि कबूटों को अपनी जगह पर रखने के लिए ये एक स्ट्रैप का काम भी करता था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समुराई ने लगभग 700 वर्षों तक जापान पर राज किया, क्योंकि वो कुशल और डरावने दोनों थे। पंखों वाला पोलिश हुसार कवच। पोलिश विंग्ड हुसार आर्मर इतिहास में आर्मर डिजाइन के सबसे खतरनाक उदाहरणों में से एक है। मौत के फरिश्ते समझे जाने वाले इस कवच के निचले हिस्से में एक विशाल लकड़ी का तख्ता था, जिसमें शतुरमुर्ग, चील या हंस के पंख लगे होते थे। दुश्मनों को वो देखने में पंख जैसे लगते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से कोई सेना भेजी गई हो और हजारों घुड़सवार उनकी ओर दौड़ रहे हों।
कवच में उनके शामिल होने के बारे में अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन सबसे आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली बात यह थी कि वो बहुत शोर मचाते हुए आते थे। ऐसा करने से दुश्मन के घोड़े डर जाते थे और लगता था बहुत सारे घुड़सवार उनकी तरफ आ रहे हों। ये अपने समय की एक शानदार युद्ध रणनीति थी और इन्हें इसका पूरा फायदा मिला। तो इनमें से कौन सा कवच आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।